नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपाली लॉ और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नया यूट्यूब चैनल जिसका नाम होगा दीपाली लॉ। देखिए, हमारी लाइफ में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला जॉय और दूसरा पावर। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने किसी स्पीच में कहा था, देयर इज नो ग्रेटर जॉय देन रीडिंग एंड देयर इज नो ग्रेटर पावर देन नॉलेज। पूरा संसार नॉलेज इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहा है। सभी लोग नॉलेज इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे देश में सबसे ज़्यादा यंग माइंड्स हैं। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं उन सारे यंग माइंड से कनेक्ट होंगी और उनकी हेल्प करूंगी ताकि जो आजकल लीगल डेवलपमेंट्स हैं, लीगल एक्शंस हैं, लीगल इवेंट्स हैं, उनके बारे में वो जान सकें। एक ऐसा चैनल होगा ये जिसमें कोई मिर्च मसाला नहीं होगा। ना ही तो हम प्रो गवर्नमेंट हैं, ना ही हम एंटी गवर्नमेंट हैं। हम राष्ट्र हित की बात करेंगे, हम जो सच है उसकी बात करेंगे। साथ ही साथ मेरा ये पर्सनली मानना है कि देश के हर एक विजिलेंट नागरिक को लॉ के बारे में एक एवरेज नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो किसी भी फोरम पर खड़े होकर के उस तथ्य को, उस कानून को ठीक से बात कर सके, प्रेजेंट कर सके। साथ ही साथ मेरा एक मंतव्य और है, मैं इस भारत देश के दूरस्थ गांव में रहने वाले हर उस एस्पिरेंट को, हर उस स्टूडेंट को, हर उस छात्र की हेल्प करना चाहती हूँ जो कि किसी न किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो जुडिशियल सर्विसेज हो, ताकि वो लॉ के फील्ड में होने वाले लेटेस्ट जजमेंट से अवेयर हो सकें, लॉ के बेसिक कंसेप्ट से अवेयर हो सकें और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल सी भाषा में हम बात करेंगे। यही हमारा मोटिव है, यही हमारा मंतव्य है। थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें और अपने कमेंट्स दें, अपने व्यूज़ हमारे सामने रखें। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपाली लॉ और आज हम आपके सामने अपना पहला यूट्यूब वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। ये एक ऐसे केस के बारे में है जो देश का पहला केस है 5G रोल आउट की एडवर्स इफेक्ट को लेकर के। ये केस फाइल किया हमारी जानी मानी बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला मेहता ने। क्योंकि जूही चावला ने मिस्टर मेहता से शादी की है तो ये मेहता उनका सरनेम ऐड हो गया है। ये केस फाइल हुआ साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के अगेंस्ट। ना केवल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के अगेंस्ट, बल्कि इसमें टोटल 33 डिफेंडेंट्स हैं। डिफेंडेंट्स यानी प्रतिपक्ष। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस जजमेंट को डिलीवर किया और जस्टिस जे.आर. मिधा साहब, ऑनरेबल जस्टिस जे.आर. मिधा साहब ने जूही चावला की पिटीशन को डिसमिस कर दिया। ये पिटीशन डिसमिस हुई लीगल फॉल्ट्स की वजह से। जूही चावला की तरफ से जो लॉयर अपीयर हुए उनका नाम है मिस्टर दीपक खोसला। यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया मिस्टर तुषार मेहता अपीयर हुए। इसके अतिरिक्त भारत के जाने माने पॉलिटिशियन और लॉयर मिस्टर कपिल सिब्बल भी डिफेंडेंट्स की तरफ से अपीयर हुए। टोटल डिफेंडेंट्स की अगर हम बात करें, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि 33 डिफेंडेंट्स जूही चावला ने बनाए, उनमें से जो प्रमुख डिफेंडेंट्स हैं, जो प्रमुख एडवर्स पार्टीज हैं, वो है पहला साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, जैसा कि केस के नाम से स्पष्ट है। दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तीसरा है यूनियन ऑफ इंडिया। चौथा है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। पांचवा है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो ये दिल्ली का इंस्टीट्यूट है। और सिक्स्थ है दिल्ली का, इसको आप इस तरह पढ़िए, सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये मेन डिफेंडेंट्स हैं जो इसमें एडवर्सरी पार्टीज बनाए गए। अब हम बात करते हैं कि जूही चावला का मंतव्य क्या था इस केस को लाने का। उनका ये कहना था कि जो हमारा फ्लोरा और फौना है, जो हमारे फीबल और इनफर्म लोग हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, या जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, या फिर जो छोटे बच्चे हैं, उनकी हेल्थ पर इससे बुरा असर पड़ेगा। उनका ये कहना था कि ये जो सेल्युलर टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ये पब्लिक हेल्थ को बुरी तरह से इफेक्ट करेगी। ईएमएफ रेडिएशंस इसका कॉज बनेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, उन्होंने ये कहा कि जो प्रॉपर इसमें रिसर्च होनी चाहिए थी, स्टडीज होनी चाहिए थी, उसको किए बिना अथॉरिटीज ने इसको इंडिया में लाने का फैसला कर लिया है, जिसके के हेल्थ हैजर्ड्स होंगे।
लास्टली उनका ये कहना था कि उन्होंने ये केस दायर करा है रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट में। हम ये आगे बात करेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट सीपीसी में ऑर्डर 1 रूल 8 से गवर्न होता है। इसके अलावा उनका ये कहना था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने जो हाईलाइट किया कि कलोसल हार्म होगा जनरल पब्लिक को, कलोसल हार्म टू द जनरल पब्लिक इन द रोल आउट ऑफ 5G टेक्नोलॉजी। अब देखते हैं जूही चावला ने पहली गलती क्या की इस सूट के जरिए। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जुरिस्डिक्शन के हिसाब से इस सूट की जो वैल्यूएशन की वो की 2 करोड़ रुपीस, 2 करोड़ रुपए उन्होंने इस सूट का वैल्यूएशन किया जुरिस्डिक्शन के लिए। पर उन्होंने कोर्ट फी कितना पे किया, कोर्ट फी के बारे में हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड से जानेंगे। कोर्ट फी उन्होंने पे किया केवल 1950 रुपीस, और पे कितनी करनी चाहिए थी 2 लाख रुपीस। 2 लाख रुपीस उन्हें पे करनी चाहिए थी, मगर उन्होंने केवल 1950 रुपए पे की। 1,98,000 रुपीस जो कोर्ट फी देनी चाहिए थी जूही चावला को, उसको ना देने का उन्होंने आधार ये बनाया। उन्होंने कहा कि जो इंडिया का जस्टिस डिस्पेंसेशन सिस्टम है, जो इंडिया का जस्टिस डिस्पेंसेशन सिस्टम है, वो 15 to 20 years लगा देता है फॉर सेटलमेंट ऑफ अ सूट। अब क्योंकि 15 से 20 साल लग जाते हैं किसी केस को डिसाइड होने में, तो कोर्ट के पास कोई लीगल या मोरल राइट नहीं है कि अप फ्रंट एट द बिगिनिंग ऑफ द सूट वो कोर्ट फी को डिमांड कर सके। यानी कि शुरुआत में ही अगर वो कोर्ट फी डिमांड कर रहे हैं तो वो उनका लीगल या मोरल राइट नहीं है कोर्ट का। नेक्स्ट, जूही चावला का ये कहना था कि जो कोर्ट फी का सिस्टम स्टार्ट किया गया था वो बेसिकली किया गया था विद द इंटेंट टू एडजस्ट द कॉस्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। लेकिन उनका ये कहना है कि कोर्ट फी जो है वो फार एक्सीड कर गया है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहिए, जितना स्पेंड किया जाना चाहिए जस्टिस के लिए, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की पूरी मैकेनिज्म के लिए, उससे ज्यादा एक्सीड कर गया है। इसका मतलब जूही चावला का ये कहना है कि जितनी कोर्ट फी आप लिवाई कर रहे हो, जितनी कोर्ट फी आप हमसे ले रहे हो, उतना आप जस्टिस डिस्पेंसेशन सिस्टम के लिए एक्सपेंड नहीं कर रहे हो। तो क्योंकि आप इतना टाइम लगा दे रहे हो, जजेस कम है या जो भी रीजन है, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है जजेस के लिए, तो इसकी वजह से क्या है कि ये जो जस्टिस डिस्पेंसेशन सिस्टम 15 to 20 ईयर्स का टाइम लगा लेता है, और इसलिए आपका कोई लीगल या मोरल राइट नहीं है कि आप हमसे एट द बिगिनिंग ऑफ द सूट इतनी ज्यादा कोर्ट फी डिमांड करो और हमसे वसूल करो। देखिए, जो कोर्ट फी एक्ट है वो है सन 1870 का। जब कोर्ट्स की स्थापना हुई तो एक सिस्टम डेवलप किया गया ताकि कोर्ट फी के जरिए एडजुडिकेशन ऑफ केसेस में थोड़ी सहायता हो। जब भी हम कोर्ट में जाते हैं, कोई केस फाइल करते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ जजेस होते हैं, मिनिस्ट्रियल स्टाफ होता है, वहाँ पर और भी चीज़ें होती हैं जो मेंटेनेंस ऑफ केस के लिए, फाइल के रख रखाव के लिए ज़रूरत होती हैं। तो बेसिकली कोर्ट फी जो है वो एक जरिया है जिससे कि वो पूरा का पूरा सिस्टम चलता रहता है। यहाँ पर हम बात करेंगे स्पेशली सेक्शन 4 की। ये बात करता है फीस इन हाई कोर्ट। देखिए, बहुत क्लियर है कि किसी भी हाई कोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट फाइल करने के लिए स्पेसिफिक कोर्ट फी देनी पड़ती है, और जब तक वो कोर्ट फी नहीं दी जाएगी वो डॉक्यूमेंट उस कोर्ट के अंदर फाइल नहीं हो सकता है। सेक्शन 4 ये बात कहता है। इसी तरीके से यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट का ये जो वर्डिक्ट है वो इस मामले में बिल्कुल क्लियर है, और वो ये कहता है कि जो लॉ है विद रिगार्ड टू कोर्ट फी इज वेल सेटल्ड, बिल्कुल सेटल्ड लॉ है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। और पिटिशनर, यहाँ पर जो पिटिशनर वर्ड है, पिटिशनर वर्ड आया है जूही चावला के लिए। तो उनका कहना है पिटिशनर ने क्या किया, स्टैंड लिया कि वो कोर्ट फी नहीं देंगे। इट वाज विद डिसरिगार्ड टू द वेल सेटल्ड लॉ। देखिए, जूही चावला ने कितनी कोर्ट फी पे की, उन्होंने केवल पे की 1950 रुपीज, जबकि उन्हें कितनी करनी चाहिए थी 2 लाख रुपीज, अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपीज उन्हें पे करनी चाहिए थी। इसका मतलब ये है कि उन्होंने लगभग 1,98,000 रुपए पे नहीं किए। 1,98,000 रुपीज शी हैड नॉट पेड। तो इसलिए जूही चावला के इस एक्ट की वजह से कोर्ट ने कहा कि आपका, हालांकि इस मैटर में कोर्ट ने जूही चावला को टाइम दिया हुआ है कि वो एक डेफिनेट 4 वीक्स का टाइम है कि आप इस समय के अंदर अंदर कोर्ट फी फाइल कर दें। हमें मालूम है कि ये जो जजमेंट आया ये 4 जून 2021 को आया है।
देखिए जूही चावला ने एक और प्ली ली सेक्शन 149 की। ये सेक्शन 149 किस चीज का है? सीपीसी, जिसको कहते हैं सिविल प्रोसीजर कोड, और ये है 1908 का एक्ट। सेक्शन 149 क्या कहता है? सेक्शन 149 बेसिकली जजेस को एक पावर देता है कि मान लीजिए किसी प्लेंटिफ ने किसी वजह से पूरी कोर्ट फी जमा नहीं कर पाई। मान लीजिए कोर्ट फी जमा करनी थी 10,000 रुपए और किसी वजह से प्लेंटिफ ने जमा की 8,000 रुपए, तो डेफिशिएंट कोर्ट फी यानी 2,000 रुपीज ये कैसे पे होगी? इसके लिए क्या करेगा प्लेंटिफ? कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन मूव करेगा और इस एप्लीकेशन में रीजन बताएगा कि इस रीजन की वजह से मैं कोर्ट फी जमा नहीं कर पा रहा हूँ। अगर वो रीजन सफिशिएंट होगा तो जज ये ऑर्डर कर सकेंगे कि विद इन 15 डेज, 20 डेज या मैक्सिमम 1 महीना वो कोर्ट फी पे कर दी जाए। तो इस वजह से क्या होता है कि ये सहूलियत दी गई है सेक्शन 149 सीपीसी में। जूही चावला का कहना था कि सेक्शन 149 ये कहता है कि कोर्ट फी माफ हो जाएगी, जबकि बिल्कुल भी नहीं कहता ऐसा सेक्शन 149। और सेक्शन 149 का परपोर्ट ये है कि केवल टाइम कुछ एक्सटेंड किया जा सकता है कोर्ट फी के पेमेंट के लिए। और यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वैल्यूएशन एंड कंप्यूटेशन ऑफ कोर्ट फी के संबंध में जो लॉ है वो वेल सेटल्ड है। इसके साथ साथ जब ये सारी चीजें एनालाइज की ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने, तो ये कहा कि जूही चावला की जो एप्लीकेशन है ये मिसकंसीव्ड है, फ्रिवलस है और अनसस्टेनेबल है। इन सब कारणों की वजह से, कारण कई और भी हैं जो हम धीरे धीरे आगे देखेंगे। Order 6 Rule 21 was the first reason. See, Delhi High Court had said that under Order 6 Rule 21, plaintiff must submit his pleadings in concise form. यहाँ पर जो प्लेंट होती है वो स्टेटमेंट्स को तो कंटेन करेगी ही, लेकिन वो कंसाइज फॉर्म में करेगी, यानी कि ब्रीफली करेगी। अंडरलाइन कर लीजिए, कोई एविडेंस नहीं दी जाएगी। जब प्लेंट फाइल होती है कोर्ट में, जब कोई दावा दायर होता है कोर्ट में, तो सबसे पहले क्या होता है? कोर्ट डिफेंडेंट का WS यानी रिटन स्टेटमेंट कॉल करती है। उसके बाद इश्यूज बनाए जाते हैं। इश्यूज के बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कॉल की जाती है, ओरल एविडेंस कॉल की जाती है। ये सारा कुछ प्रोसीड होता है इस तरीके से। तो जब आपको डॉक्यूमेंट्री और ओरल एविडेंस फाइल करने के लिए सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप उसको प्लीडिंग्स में क्यों इनकॉर्पोरेट करेंगे? ये बेसिक मंतव्य है ऑर्डर 6 रूल 21 का। तो ये जो पिटीशन थी, इसके अंदर जूही चावला ने न केवल अपने कंसाइज स्टेटमेंट लिखे थे, बल्कि उन्होंने एविडेंस भी लिख दी थी। इसलिए ये ऑर्डर 6 रूल 21 से बाहर हो गई थी उनकी पिटीशन। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड ये है कि प्लेंट जो है वो स्टफ्ड थी स्कैंडलस, अननेसेसरी, फ्रिवलस, वेक्सेशियस एवरमेंट्स से। ये ऐसी चीजें हैं जिनकी जरूरत नहीं है किसी प्लेंट में, फिर भी आपने लिख दी, तो ये ऑर्डर 6 रूल 16 में स्ट्राइक आउट होती है। अननेसेसरी प्लीडिंग्स जो होती हैं, जो अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट करें, ऐसी प्लीडिंग्स को हम कहते हैं अननेसेसरी, स्कैंडलस, फ्रिवलस एंड वेक्सेशियस। ये सारे टर्म्स एक साथ यूज होते हैं, और ये अगर आपने इस तरीके की प्लेंट बनाई हुई है तो वो ऑर्डर 6 रूल 16 ऑफ द कोड में स्ट्राइक आउट हो जाएगी। इसका जो प्रॉपर वर्ड है वो स्ट्राइक आउट है। यहाँ पे डाउन लिखा है, स्ट्राइक डाउन, मगर आप इसको जब सीपीसी में पढ़ेंगे तो इसमें जो कैप्शन है वो है स्ट्राइकिंग आउट ऑफ प्लीडिंग्स। अब हम चलते हैं थर्ड रीजन की तरफ। थर्ड रीजन दिया ऑर्डर 6 रूल 9 में। इसमें ये कहा गया है कि कभी भी किसी डॉक्यूमेंट की जो कंटेंट्स हैं, मान लीजिए सेल डीड है, सेल डीड में ये कहा गया कि एक्स ने मुझे ये प्रॉपर्टी इतने इतने कंसिडरेशन अमाउंट में इस डेट को इस समय सेल की बी को। ये पूरी बात प्लेंट में लिखने की जरूरत नहीं होती है, सिंपली ये लिखा जाएगा कि बाय वर्च्यू ऑफ दिस एंड दिस सेल डीड आई एम द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। सिर्फ इतनी बात लिखी जाएगी। लेकिन जूही चावला की इस पिटीशन के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लगाए थे उनके बारे में भी नरेट कर दिया था प्लीडिंग्स के अंदर ही, और ये स्पेसिफिकली मना किया हुआ है ऑर्डर 6 रूल 9 में। उन्होंने पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट रिप्रोड्यूस कर दिया था,
हाँ, अगर किसी डॉक्यूमेंट में कोई बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसको कोट्स में आप लिख सकते हैं, वो भी बहुत शॉर्ट में। इसके अलावा ऑर्डर 6 रूल 9 मना करता है कि किसी डॉक्यूमेंट में जो कंटेंट है उसको आप रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है, डिफेंडेंट जो बनाए गए वो बनाए गए 33, जैसा हमने बताया था, कुछ का हमने आपको डिस्क्रिप्शन भी दिया था कि कौन कौन से डिफेंडेंट्स बनाए गए। लेकिन इन्होंने क्या किया, ऑर्डर 1 रूल 3 का कंप्लायंस नहीं किया। ऑर्डर 1 रूल 3 क्या कहता है, बेसिकली वो ये कहता है कि जब कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट हो, जब कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट हो तो आप ऐसे डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट एक सूट फाइल कर सकते हो। लेकिन क्या यहाँ पर कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट है, ये जूही चावला ने कहीं पे भी डिस्क्राइब नहीं किया। ये पॉइंट जो है वो बेसिकली सेक्शन 19(1)(b) के बारे में है, जो अभी हमने डिस्कस किया था कि ये एम्प्टी फॉर्मेलिटी नहीं है। सेक्शन 80 क्लॉज 1 जो है वो एम्प्टी फॉर्मेलिटी नहीं है और इस कारण भी इनका सूट रिजेक्ट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट ये है, ऑर्डर रूल 2(3) के अंदर वेरियस कॉजेस ऑफ एक्शन हैव बीन जॉइंड। सी, मैं आपको इसको एक एग्जांपल से बताती हूँ। मान लीजिए ये लैंडलॉर्ड है, एक प्रॉपर्टी का लैंडलॉर्ड है, इसके 3 शॉप्स हैं और इसमें जो 1 2 3 है, ये जो 3 शॉप्स हैं इसमें एक ही टेनेंट है जो इन तीनों शॉप्स में कब्जे में है। Now, because of his bona fide need, this landlord wants to vacate all these 3 shops. तो अंडर ऑर्डर 2 रूल 3 बहुत सारे कॉजेस ऑफ एक्शन को यूनाइट करते हुए एक सिंगल सूट फाइल कर सकता है ये लैंडलॉर्ड इन 3 टेनेंट्स के खिलाफ। मगर इस पिटीशन के अंदर जो इतने सारे कॉजेस ऑफ एक्शन को ज्वाइन कर लिया, इतने सारे डिफेंडेंट्स को ज्वाइन कर लिया, वो ऑर्डर 1 रूल 3 या ऑर्डर 2 रूल 3 का कोई भी जस्टिफिकेशन इस पिटीशन में नहीं दिया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 पॉइंट की। 6 पॉइंट ये है कि जूही चावला ने ये कहा कि मेरी पिटीशन में टोटल जो पैराग्राफ्स हैं वो हैं 169, लेकिन मेरे को जो पर्सनल नॉलेज है वो केवल पैराग्राफ 1 to 8 की है। यानी कि जूही चावला का ये कहना था कि पूरे जो 169 मैंने पैराग्राफ्स लिखे हैं उसमें जो मुझे पर्सनल नॉलेज है 5G रोल आउट के हेल्थ हैजर्ड्स को लेकर, वो केवल पैरा 1 to 8 को लेकर है। तो कोर्ट ने ये कहा कि जो बाकी के पैराग्राफ्स हैं वो आपने केवल लीगल एडवाइस पर मेंशन कर दिए हैं। क्या आप इतनी लंबी चौड़ी प्लेंट जो स्कैंडलस हो, फ्रिवलस हो, वेक्सेशियस हो, स्टफ्ड हो अननेसेसरी एवरमेंट से, क्या आप इस तरह से पेश कर सकते हो कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के लिए? तो एक पॉइंट उन्होंने ये कहा यहां पर आकर, उन्होंने कहा आप कोर्ट के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हो और ये चाहते हो कि 5G रोल आउट के संबंध में गवर्नमेंट अथॉरिटीज से कोर्ट इंक्वायरी करे। ये कहा दिल्ली हाई कोर्ट ने कि इट appears that the plaintiffs want an inquiry to be conducted by this court into the averments made in the plaint, which is not permissible in law in these proceedings. आपको कोई हार्म हो रहा हो, मान लीजिए 5G रोल आउट से आपको किसी को कैंसर हो गया, उसके घर के पास टावर था, उसने मीटर में देखा कि मेरे घर में इतना ज्यादा रेडिएशन रहता है और वो हाई कोर्ट पहुंच गया, देन डेफिनेटली कोर्ट कैन कंसिडर कि ये एग्रीव्ड है। लेकिन यहाँ पर तो कोई एग्रीव्ड होने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता था। यहाँ तो केवल उन्होंने पैरा 1 to 8 में ये कहा कि ये हेल्थ हैजर्ड्स हो सकते हैं 5G रोल आउट से। इसके साथ साथ जो सेक्शन 34 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, वो भी एप्लीकेबल नहीं था। यहाँ उन्होंने सेक्शन 39 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर रिलीफ मांगा था, इंटरिम रिलीफ मांगा था, पर इसमें भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि जब आपने गवर्नमेंट को कोई रीजन ही नहीं बताया कि आपको क्यों हार्म हो रहा है, आपने उनको अप्रोच ही नहीं किया, डिफेंडेंट का क्या ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर वो ही आपने नहीं बताया, तो ये सूट कैसे सस्टेन होगा अंडर सेक्शन 34 एंड सेक्शन 39 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी कोई प्लेंट फाइल होती है तो उसके फुट में
जब प्लेंट होती है, एक लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट होता है, ये कई पेजेस में रन करता है। उसके बाद जो लास्ट पेज होता है, इसके साथ हर पेज पर प्लेंटिफ जो है अपनी सिग्नेचर करता है, और फुट में वेरिफिकेशन होता है। फुट मतलब लास्ट में एक वेरिफिकेशन होता है जो मैंडेटरी है अंडर ऑर्डर 6 रूल 15 ऑफ द कोड। लेकिन इस पिटीशन के अंदर जूही चावला ने उसको प्रॉपरली वेरीफाई भी नहीं किया था। अब हम बात करते हैं कि क्या सूट प्रॉपरली वैल्यूड था और क्या उसमें कोर्ट फी अदा की गई। तो प्लेंटिफ्स ने इसमें ना तो वैल्यूएशन ठीक किया था, प्लेंटिफ्स हैव नॉट वैल्यूड द सूट प्रॉपरली फॉर द पर्पस ऑफ कोर्ट फी, और प्लेंटिफ्स हैव नॉट गिवन मैंडेटरी नोटिस अंडर सेक्शन 80 क्लॉज 1 ऑफ द कोड। तो हमने देखा कि इतने सारे रीजंस, चाहे वो ऑर्डर 6 रूल 2 से रिलेटेड हो, ऑर्डर 6 रूल 16 से रिलेटेड हो, ऑर्डर 6 रूल 9 से रिलेटेड हो, ऑर्डर 1 रूल 3 से रिलेटेड हो, ऑर्डर 2 रूल 3 से रिलेटेड हो, सेक्शन 80 का कंप्लायंस हो या सेक्शन 91 1B के अंदर हो या आर्टिकल 21 हो, कुछ भी ऐसा नहीं था जो इस पिटीशन में एप्लीकेबल हो रहा था। अब हम बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कोड की जो इस केस में ऑनरेबल जस्टिस मीधा ने रिप्रोड्यूस किया है। ऑनरेबल जस्टिस राजीव सहाय एंड लॉ दिल्ली हाई कोर्ट में जज हैं। उन्होंने किसी केस में एक कोड दिया था जिसको जस्टिस मीधा ने यहाँ पर कहा, रिप्रोड्यूस किया और कहा कि दिस इज अ क्लासिक टेक्स्ट बुक केस ऑफ हाउ नॉट टू ड्राफ्ट अ प्लेंट which should be taught in law colleges and to young lawyers so that such bloopers in drafting of pleadings damaging to one's own client are avoided। इसका मतलब उन्होंने कहा कि ये एक क्लासिक केस है, क्लासिक टेक्स्ट बुक केस है कि ऐसी गलतियां किसी और केस में रिपीट नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये केस जो है ये पढ़ाया जाना चाहिए यंग लॉयर्स को ताकि ये मिस्टेक्स ना हो। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि जूही चावला को इस 5G रोल आउट की वजह से कोई स्पेशल डैमेज हुआ हो, ऐसा प्लेंट में या पिटीशन में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। Observed, Delhi High Court observed that plaint is not based on any special damage suffered by Juhi Chawla by EMF radiation caused by cellular telecommunication technology। तो कुछ भी तो ऐसा होना चाहिए था जिससे कि ये पता चले कि पिटीशन में कोई गंभीरता है, कोई सीरियसनेस है जिसकी वजह से ये पिटीशन फाइल हुई है। इसके साथ साथ दिल्ली हाई कोर्ट ने जितनी इंटरिम एप्लीकेशंस थी जूही चावला की उनको रिजेक्ट कर दिया, डिसमिस कर दिया और उसके बाद कहा कि जो रिक्विजिट कोर्ट फी है 1,98,000 की, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपीस उनको पे करना था, उन्होंने 1,950 रुपीस पे किए थे, तो अप्रोक्सीमेटली 1,98,000 की जो डेफिशिएंट कोर्ट फी थी उसको भी पे करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस दे दिए। उन्होंने कहा कि इस पिटीशन को फाइल करके जूही चावला ने बेसिकली जुडिशियल टाइम को वेस्ट किया है। उनके ऊपर 5G रोल आउट की ये दिल्ली हाई कोर्ट की फर्स्ट पिटीशन और शायद संभवतः देश की पहली पिटीशन जो 5G रोल आउट के संबंध में है, वो गलत तरीके से गलत ढंग से प्रोसीजर को डिफाई करके फाइल करने के कारण 20 लाख रुपीस की कॉस्ट भी इम्पोज की गई। और सबसे अच्छी बात ये कही दिल्ली हाई कोर्ट ने कि ये जो 20 लाख रुपीस हैं ये जो रोड एक्सीडेंट के विक्टिम्स होते हैं उनके वेलफेयर के लिए यूज किया जाएगा। और दिल्ली हाई कोर्ट ने जो दिल्ली की लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है उसको ये डायरेक्शन दिए कि ये जो अमाउंट है 20 लाख रुपीस की, इसको यूटिलाइज किया जाएगा फॉर द कॉजेज ऑफ विक्टिम्स ऑफ रोड एक्सीडेंट। आजकल ऑनलाइन कोर्ट्स चल रहे हैं और जब भी ऑनलाइन कोर्ट्स चल रहे होते हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का लिंक शेयर किया जाता है पार्टीज के साथ और उनके लॉयर्स के साथ में। इस केस में जूही चावला ने अपना जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का लिंक था जो कोर्ट ने उनको प्रोवाइड कराया था उसको सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने पोस्ट कर दिया। इंडिया में क्या लोग इतने सीरियस हैं कि कोर्ट की प्रोसीडिंग में इंटरफेयर ना करें और कोर्ट की डिग्निटी को समझें? इसका एग्जाम्पल है ये। कोर्ट ने कहा ये अनवेलकम है और ऐसा लगता है कि जूही चावला का ये जो स्टेप है इस पिटीशन को फाइल करने का वो केवल पब्लिसिटी गेन करने के लिए है। उन्होंने इस बात को मेंशन किया है अपने जजमेंट में कि जूही चावला ने अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दिया और ये बात न्यूज़पेपर की हेडलाइंस भी बनी थी। उसके बाद में क्या हुआ कि ये सारी चीजें होने के बाद 3 बार लोगों ने अच्छे सॉन्ग्स जूही चावला के घूंघट की आड़ से वगैरह वगैरह कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में गाए।
और उसकी वजह से कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैम्पर हुई। इन सब रीजंस की वजह से दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को ये डायरेक्शन दिया कि वो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करे जिन्होंने कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को डिसरप्ट किया था, और ये भी कहा कि उन सब के अगेंस्ट एक शो कॉज नोटिस भेजा जाए कि क्यों ना उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर दी जाए। सो ये एक क्लासिक केस है, ये शायद पहला केस होगा जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का लिंक पब्लिक कर दिया गया और इस तरीके से डिसरप्शन भी हुआ। सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि इस पिटीशन में बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जो लीगल हैं, जिनकी वजह से जूही चावला की पिटीशन को डिसमिस किया दिल्ली हाई कोर्ट ने। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप मुझे मोटिवेट करेंगे, आपके कमेंट्स से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो डेफिनेटली मैं और भी ज़्यादा अच्छे वीडियोस आपके सामने लेकर आऊँगी। कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिए आप किस लेटेस्ट केस के बारे में या किसी पुराने केस के बारे में मेरे साथ में डिस्कस करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। मैं फिर से उन 3 सिद्धांतों को रिपीट करूंगी, कीप लर्निंग, कीप रीडिंग एंड कीप एनरिचिंग। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद।